Hello you all, welcome to the channel. We are discussing the sound of the class 9 science physics chapter, in which we had already done the propagation of sound, production of sound, and we had done the Bell-Jar experiment. We had learned about the waves, what are waves, type of waves, and in which we had also learned the graphical representation of the sound, है ना, टर्म्स एसोसिएटेड विद द साउंड की फ्रिक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, स्पीड है, वेवलेंथ है, वेव नंबर। मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, एक छोटी सी बात बताई थी जो कि आपके एनसीईआरटी के कोर्स में नहीं है, लेकिन कई बार वो पूछ लेते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल तक तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड आ जाती है, जिसमें लाउडनेस, पिच एंड हमारा क्वालिटी, टिम्बर, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। इसमें हमने वी हैड ऑल्सो डन द लाउडनेस एंड द इंटेंसिटी, है ना। सो वी हैव टू डू द स्पीड ऑफ साउंड एंड द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है कि डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। व्हाट आर द टू फैक्टर्स? मीडियम एंड टेम्परेचर। देखो, आपको वैक्यूम में कभी भी, वैक्यूम जो चीज़ होती है, हम वैक्यूम में कभी भी साउंड को ट्रेवल नहीं करवा सकते। तभी आपने देखा है कि हमारे जो यूनिवर्स में जितने भी जितने भी डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं वो हम एक भी हमको फेल्ट नहीं होता। इतने सारे स्ट्राइक्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे ब्लास्ट होते हैं, पर हमें एक भी साउंड नहीं सुनाई देती है। वो रीज़न है क्योंकि वहाँ पे मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन लाइट ट्रेवल करती है, दैट्स वाई वी आर एबल टू सी एवरीवन, क्योंकि हमारे पास एक सन ही अल्टीमेट सोर्स है लाइट का, इसलिए, ठीक है। अब देखो, टेम्परेचर किस तरीके से डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगते हैं और दूर दूर जाते हैं। जैसे जैसे वो दूर जाएंगे तो साउंड को और तेजी से जाने का स्पीड मिल जाएगी, वो और तेजी से जा सकेगी। ये हमने अभी काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ने लगती है। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा वाइस वर्सा भी कह लो, इंक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज तो स्पीड भी डिक्रीज। तो अब स्पीड ऑफ साउंड क्या है, देखो 22 डिग्री सेल्सियस पे हम 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो कभी मत भूलना कि 22 डिग्री पे, क्योंकि 24 डिग्री पे हमारे पास डिफरेंट स्पीड होती है। आप एनसीईआरटी की बुक खोलना, उसमें आपको अलग अलग डिग्रीज पर दिया है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और ये एक तरीके का कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी थिंग, इट विल नॉट चेंज। और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 3 के आगे हमारे पास 8 जीरो लग जाएंगे। दिस इज सो हाई वैल्यू फॉर एवरीवन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला टाइप ऑफ साउंड, ठीक है। अब हमें टाइप ऑफ साउंड के बारे में देखना है। देखो, टाइप ऑफ साउंड में हमें सुपरसोनिक साउंड स्पीड पढ़नी है, शॉक वेव्स एंड सोनिक वेव्स, ठीक है। I guess I am clear to you. So when an object travels with the speed more than the speed of sound such that such sound are known as supersonic sound, ठीक है। जो भी साउंड हमारी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो जाएगी, मान लो हमारे 22 डिग्री सेल्सियस पे हमने पढ़ा कि 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है साउंड की। अगर 22 डिग्री सेल्सियस पे ये 350 हो जाए तो ये सुपरसोनिक साउंड हो जाएगी, ठीक है। अब शॉक वेव्स क्या होती हैं, देखो शॉक वेव्स क्या है, द प्रोड्यूस व्हेन द साउंड इज प्रोड्यूस सोर्स ट्रेवल विद द सुपरसोनिक स्पीड, द लार्ज वेरिएशन इन द एयर प्रेशर टेक प्लेस जनरेटिंग द वेव्स इन द एयर विच आर नोन एज शॉक वेव्स। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स जो हमारा साउंड इतना ज़्यादा स्पीड में वो ट्रेवल करता है कि मतलब सुपरसोनिक साउंड में ट्रेवल करता है, तो उस टाइम पे हमारे जो एयर में प्रेशर होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करने लगते हैं, और ये क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारे वेव्स जनरेट होते हैं, और इन्हीं वेव्स को हम शॉक वेव्स कहते हैं। अब ये सोनिक वेव्स क्या होती है, देखो
When the sound producing sources create shock wave in the air, the sudden change in the air pressure generate large amount of energy, due to which an object made up of glass may get shattered. ठीक है। अब क्या होता है कि जब कभी भी सुपरसोनिक स्पीड से कोई भी साउंड मूव करता है, कोई भी साउंड जो है मूव करता है और वो सुपरसोनिक स्पीड से मूव करता है, तो वहाँ पे शॉक वेव जनरेट होती हैं। और जब ये शॉक वेव्स इतना ज़्यादा जनरेट होती हैं कि कई बार ये इतने सडन चेंजेस ला देती हैं एयर प्रेशर में कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है इतनी ज़्यादा हाई होती है कि जिसकी वजह से जो हमारे ग्लासेस होते हैं वो भी टूट जाते हैं। तो ये जनरली हम एरोप्लेन में देखते हैं। जब कभी कभी क्या होता है कि एरोप्लेन मान लो क्रैश होने वाला रहता है, समटाइम्स इट क्रैशेस, और अगर वो कभी पॉपुलेटेड एरिया में हो जाए और वहाँ पे बहुत हाई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अगर उस टाइम पे उससे एरोप्लेन से की वेव से अगर वो ग्लास टूटने लगे तो समझ लेना वहाँ पे सोनिक वेव्स प्रोड्यूस होने लगी हैं। ठीक है। अभी क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड ऑन द हिटिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब क्या है कि हम जैसे हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि कोई भी सरफेस है, यहाँ पे साउंड आई और यहाँ से बाउंस बैक हो गई, इस वे में आई और इस वे में चली गई। दिस इज बाउंसिंग ऑफ द साउंड वेव। ये एक तरीके का लॉ है, ये याद रखना। अब क्या होता है कि ऑब्स्टेकल शुड बी हार्ड बट कैन बी स्मूथ और रफ। ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, हमने जो यहाँ पे मीडियम बनाया है, ये हमने जो ऑब्जेक्ट लिया, ये एक तरीके का ऑब्स्टेकल है ना। दिस इज योर ऑब्स्टेकल। ये ऑब्स्टेकल कैसे है, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कोई चीज़ रोकने वाला, है ना। ये ऑब्स्टेकल हार्ड होना चाहिए, चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो रफ हो। स्मूथ होगा तो अलग सिचुएशन बनेगी और रफ होगा तो अलग सिचुएशन बनेगी, लेकिन वो ऑब्स्टेकल हार्ड होना चाहिए। अब इसके लॉज जानते हैं। लॉज में क्या है, द इंसिडेंट साउंड वेव्स कौन कौन सी होती हैं, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन द सेम प्लेन। अब देखो ये मान लो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज योर एन विच रिप्रेजेंट नॉर्मल, दिस इज योर इंसिडेंट रे आई रिप्रेजेंटिंग इट, एंड दिस इज योर आर। ठीक है। अब क्या है कि ये वाला जो ये लाइन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइन, तुम देखो एक ही प्लेन में है, मतलब एक प्लेन का मतलब होता है 180 डिग्री के अंदर ही आ जाए तो ये सिंगल प्लेन कहलाता है। ठीक है, सिंगल प्लेन हो गया, है ना। अब क्या है कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला एंगल होता है, दिस एंगल इंसिडेंट रे, इस वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इस वाले एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। ये दोनों भी आपस में इक्वल होती हैं, दिस इज रिटन हेयर इक्वल, फाइन, देख लो, है ना। तो यही चीज हमें यहाँ पे जाननी है, ये हम लाइट में भी पढ़ते हैं बेसिकली। तो अब देखो हमारे पास कुछ साउंड से रिलेटेड टर्म्स आ जाती हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। अब सबसे पहले आता है इको। व्हाट इज इको? इसे इको भी लोग पढ़ते हैं, इसे एको भी लोग पढ़ते हैं, वैसे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एको होता है। ठीक है। इट इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड वेव ऑन द रिफ्लेक्शन थ्रू द ऑब्स्टेकल। मान लो ये कोई ऑब्स्टेकल था, यहाँ से साउंड आई और ये ऐसे आपको कई बार सुनाई दी, दिस इज योर एको। लेकिन एको क्या होता है ना, एको में कंडीशन है कि आपकी वो सिंगल बार ही आपको सुनाई देगी। आपने कभी पहाड़ों पे ऑब्जर्व किया, आप गए और आपने बोला कुछ भी, वो आपको रिवर्स होकर सुनाई दे, दैट इज योर एको। अब एको के लिए दो कंडीशन जरूरी हैं। अब आपके पास एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होना चाहिए, जैसे हम पहाड़ी एरिया पे जाते हैं, हम माउंटेनियस रीजन पे जाते हैं और हम देखते हैं कि कभी भी बोलते हैं माउंटेन इतने हाई होते हैं कि हमारी वो वॉइस रिटर्न बैक हो जाती है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारे सोर्स और उस ऑब्स्टेकल का, सपोज करो हमारे पास एक ऑब्स्टेकल है, लेट्स सपोज दिस इज योर ऑब्स्टेकल,
यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है शुड बी 17.2 मीटर एट द डिग्री 22 डिग्री सेल्सियस। अगर 22 डिग्री सेल्सियस पे इतनी डिस्टेंस है देन आपको वॉइस सुनाई देगी, मतलब आपको एको सुनाई देगा। अगर नहीं है, इससे कम है, तो आपको एको नहीं सुनाई देगा। मिनिमम डिस्टेंस है 17.2 मीटर, मिनिमम है, मैक्सिमम की रेंज नहीं है, लेकिन मिनिमम की रेंज होती है। अब क्या है कि जो डिस्टेंस है ना 17.2 एट द 22 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है कि दिस increases when the temperature increases or become hot, then the value of D also increases। ये increase होता है with the increase in the temperature। ये बहुत 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 important part है, ये नोट है, इसको जरूर से लिखना अपने कॉपी में, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर ही बनता है। अब इसमें देखो कि अब हमें कैलकुलेट करना है। इफ आई हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, है ना, हम मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालें कि हम एक को देखो, ये हमारा सोर्स है, ये इसको डिस्टेंस को हमने डी ले लिया है, ये हमारा ऑब्स्टेकल है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, जिसे हम लिख सकते हैं 2। अब देखो हमें यहाँ से एक बार जाएगी भी और हमें रिटर्न भी आना है, 2 बार जाना पड़ गया है ना, तो 2 बार जाने के लिए कितना लेंगे डी, हम 2D लेंगे, है ना, 2D इंटू एस इंटू टी। एक चीज याद रखना, स्पीड को हम एस से डिनोट करेंगे यहाँ पे और टाइम को टी से। वैसे फिजिक्स में हम इसको एस से डिनोट नहीं करते हैं, ये चीज आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये सब हम लोग जानते हैं कि परसिस्टेंस ऑफ साउंड कितना होता है, 0.1 सेकेंड का। परसिस्टेंस मतलब आपके कान में वो वॉइस कितनी देर तक रहती है, वो 0.1 सेकेंड तक आपके ईयर्स में रहती है। दिस इज परसिस्टेंस ऑफ साउंड। और स्पीड ऑफ साउंड होती है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप इसको इक्वेट करो यहाँ पे, जब आप इक्वेट करेंगे तो आप ये आपको ये क्वेश्चन मिलेगी, व्हेन यू विल सॉल्विंग दिस द डी विल बी 17.2 मीटर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है, लेकिन इस टर्म्स को पढ़ने के लिए आपको एको बहुत क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन नहीं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, केवल आज हम लोग एक टर्म और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, डेट इज हमारा रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन, ठीक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एको का थोड़ा सा मल्टीप्लाइड वर्जन है, या बहुत इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन कह लीजिए। ये रिवर्बरेशन एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। आपको यहाँ तक पढ़ना है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड ड्यू टू द रिपीटेड रिफ्लेक्शन। मैंने बताया था कि आपको अगर एक बार साउंड सुनाई दे, आप तक पहुंच जाए, तो वो एको हो गई। और अगर आपकी साउंड आपको मल्टीपल टाइम सुनाई देने लगे, आपको मल्टीपल टाइम सुनाई देने लगे, तो वो कौन सी, वो कहलाएगी रिवर्बरेशन, ठीक है। If the reverberation take place in the small amount, it is desirable, but excessive reverberation led to the overlapping of sound, which also lead to confusion. Sometime क्या होता है कि हमें बहुत सारे जगहों पे हमने देखा है कि हम जब भी देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं, और समटाइम इतना ज़्यादा वहाँ पे लोग आ जाते हैं कि वहाँ पे हमें रिवर्बरेशन सुनाई देने लगता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमें वॉइस कंफ्यूज करने लगती है कि वो पर्सन बोल क्या रहा है एग्जैक्टली, है ना। दिस समटाइम हैपन। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास कि हमें साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज करना चाहिए, जैसे कुशंस हो गए, कर्टेन्स हो गए, कारपेट्स हो गए, है ना, रफ सीलिंग वॉल्स। अब क्या होता है कि रफ क्यों यूज होता है कि रफ क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। स्मूथ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ये भी आप फिजिक्स में ही पढ़ोगे, है ना। जब आप फ्रिक्शन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होंगे जो क्लास 8 में ये पढ़ के आए होंगे, दे आर क्लियर विद दिस कि स्मूथ सर्फेस रिफ्लेक्ट कर देगा, वाइल रफ सरफेस उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, है ना। अब आज के लिए तो इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब
एंड लाइक द चैनल, है ना। विश यू वेरी वेरी गुड लक इन योर लाइफ। थैंक यू।